जय हिंद दोस्तों। देखिए हमारे ये टॉपर स्टूडेंटों में से कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए हैं और इनको हम मिठाई खिलाएंगे मेरे दोस्तों, और इनसे कुछ ऐसी बातें करनी है जो ये टॉपर लिस्ट में आए हुए हैं। जो हमारी कोचिंग, हमारे आसपास जितनी भी कोचिंगें थी लगभग यहाँ पर सबसे अच्छा मार्क्स हमारी कोचिंग सेंटर से आए, आर के वर्मा कोचिंग सेंटर से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर ये बच्चे कैसे अपने आप को प्रोग्रेस किए, क्या योगदान रहा हमारा, क्या योगदान रहा इनका सेल्फ स्टडी पे, और क्या ये स्कूलों से कितना इनको बेनिफिट हुआ, सब चीज़ें हम जानेंगे। पहले तो इनको खिला दिया जाए लड्डू। और ये देखिए ये टॉपर लड़कों में से करीब 10 से 12 लड़के हैं, जिनमें से मैं 3 बच्चों को अभी बुला पाया हूँ और फिर बच्चों को धीरे धीरे बुलाता रहूँगा। और एक बात मैं बता दूँ, अगर आपको लगता है कि ये चैनल बड़ी ही बेनिफिशियल है मेरे दोस्तों, को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि हाई स्कूल के जो बच्चे रहते हैं पहली बार उनको अपना क्या होता है, अपनी एक जो ड्रीम होता है ना, उसको टारगेट करने के लिए वो सोचते हैं कि मुझे हाई स्कूल टॉप करने हैं और चीज़ें करनी है आगे चल के। तो कैसे करनी है मेरे दोस्तों, ये सब चीज़ें हमको इसी वीडियो में बताया जाएगा और जानने को भी मिलेगा। देखो चलिए देखते हैं, पहले हम इनको मिठाई खिलाते हैं मेरे दोस्तों। देखिए इनका सबसे नंबर 1 पर यही है और नंबर 1 पर इनसे इंटरव्यू लिया जाएगा, नंबर 2 पर ये हैं, तो नंबर 2 पर इन पर, और नंबर 3 पे ये हैं। तो देखो दोस्तों सभी को हम मिठाई खिलाएंगे। चलो बढ़िया से खाओ भाई, खाओ। ये दीपा है, दीपा खाओ खाओ, लो 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 पकड़ो, हाँ खाओ। इसीलिए छोटा छोटा मंगाए भाई। अंकित तुम पूरा खा जाओ भाई। अच्छा अच्छा खाओ खाओ खाओ, ये लो। ठीक, चलिए आप लोग पानी भी पीजिए। देखिए बच्चों के भविष्य में किसका क्या योगदान रहता है आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और ज़रूरी है कि हर एक बच्चा जाने कि कैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ने की क्या क्या सीढ़ियाँ होती हैं, एक प्रकार से क्या क्या अड़चने आती हैं। तो हर एक चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इसी वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, लो दीपा तुम भी लो। कंजूस है भैया, बोलो। तो दोस्तों हम भी मिठाई खा लिए हैं और हमारे बच्चे भी खा लिए हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कितने टाइम तक पढ़ाई अपनी की और कितने घंटे ये पर डे पढ़ते थे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन रहता है। अक्सर क्लास में भी यही बात होती है कि सर हम कितने घंटे पढ़ें ताकि हम अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो पहले इनसे अभिषेक से शुरू करते हैं। अभिषेक अपना नाम बताएंगे। फिलहाल मैं तो आपको बता ही दिया, लेकिन उनके मुंह से भी सुन लीजिए कि उनका नाम क्या है और उनका रैंक क्या आया है। वो बहुत बेहतर यूपी बोर्ड की, अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को ना ऐसी चीज़ें पाना और ऐसी चीज़ों तक ले जाना बड़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं ना भटके हुए रहते हैं, पूरे परेशान रहते हैं, मुझे ये करना, मुझे वो करना। कोई टीचर किसी कोचिंग पर गए तो वो उन्होंने बताया बेटा ये ऐसे करना चाहिए, बेटा ऐसे करना चाहिए। तो कुछ लोग तो अपने इच्छा के अनुसार अपने फायदे के लिए करते हैं कि चलो बच्चा किसी भी झांसे में आ जाए उसको रख लो और कम से कम उसको उसके जरिए मुझे पैसा मिलेगा। तो सही बात है, पैसा तो मिलता है, फीस है तो देंगे बच्चे, लेकिन आप अपने झांसे में किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चा अगर आपको चाहेगा तभी आपके पास टिकेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलो फिर शुरू करते हैं। चलो बताओ तुम अपना नाम। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और मेरा यूपी बोर्ड में रैंक 93.5% था। अच्छा अच्छा, ठीक है। 93.5 अभिषेक वर्मा इनका नाम है और 93.5 इनका रैंक का एक प्रकार का परसेंटेज, जो 100% में से इन्होंने 93.5% इन्होंने पाया हमारे यहाँ से। जो कि देखा जाए तो मैथ में इन्होंने 97 पाया है, 100 में 97। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी एक क्वेश्चन पे, नहीं तो इनको पूरा का पूरा 100 to 100 भी मिलता है। इन्होंने जब पेपर दिया तो उन्होंने बताया भी कि सर छोटा सा एक क्वेश्चन था, सॉल्व करने के दौरान थोड़ा आधे, जो देखा जाए ना जब हम पेपर देते हैं मैथ की, खासकर मैथ की जब पेपर देते हैं तो मैथ में टाइम कब बीत जाता है, यानी कम टाइम खत्म हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। तो बच्चों की ये पॉइंट हो जाती है कि सर मैंने मैथ का पेपर ऐसा लगा मैं तो अभी 1 घंटे ही पेपर दिया। तो ये चीज़ें होती है, सही बात है। इनका एक क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया था लास्ट में, उसी पर इनका नंबर थोड़ा सा कट गया, पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो इसी वजह से, नहीं तो ये 100 to 100 टारगेट था तो जरूर कंप्लीट हो जाता। अब ये आए थे हमारे यहाँ 9th में पढ़ने, इनसे पूछते हैं कि ये 9th में आए थे तो कैसी इनकी पढ़ाई थी और फिर किस तरह से इनकी पढ़ाई में ग्रो हुआ, इनकी पढ़ाई कैसे ग्रो हुई, बताओ। मैं 9th में आया था। हाँ, तो मेरी मैथ और साइंस वीक थी। फिर उसके बाद मतलब आपने थोड़ा मुझे डेवलप किया, मेरे को पढ़ाया लिखाया। फिर उसके बाद मैथ और साइंस में काफ़ी। अच्छा, इस समय सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारी क्या बनी हुई है? मैथ्स। मैथ। मैथ्स। मैथ
मैथ्स मतलब लोगों की पता नहीं क्यों आर के वर्मा कोचिंग सेंटर अर्थात मेरे इंस्टीट्यूट पे अगर कोई व्यक्ति आता है उसको अगर मैथ जरा सा भी नहीं है तो पता नहीं क्यों उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है मैथ। क्या बात है, ये तो पता नहीं। मेरे सेंटर पे आने का मतलब क्या हो गया कि आपका मैथ बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और साइंस भी आपसे बीच बीच में कभी कभार मुझसे न्यूमेरिकल पूछता था, खासकर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर का। क्यों विद्युत चैप्टर का न्यूमेरिकल पूछते थे? Yes, sir. संतुष्ट रहते थे, मैं बताता था जो। यस सर। अच्छा चलो। अच्छा, डेरिवेशन जो वगैरह थे, जो जैसे मान लो फिजिक्स में डेरिवेशन पैरेलल, इन पैरेलल, सीरीज फॉर्म यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन, सरलीकरण। अच्छा ये एक बात बताओ, मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई, जितनी टॉपिक मैंने पढ़ाई, मैथ हो चाहे साइंस हो, वो कितना तुम्हारे पेपर में फंसा, मेरे नोट्स से कितना फंसा, ये हमको बताओ। फिजिक्स या केमिस्ट्री हो, मतलब आपके नोट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और फंसे थे। मैथ जो हम लोग बुक यहाँ पर अप्लाई करवाए हैं कि जो यही बुक आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है, लेकिन वो जो बुक है उस बुक का कितना बेनिफिट हुआ मेरे द्वारा? बुक तो काफ़ी अच्छा था और बुक से मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई, हाँ। जिसकी वजह से मतलब बोर्ड में मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे हो कर लेंगे। अच्छा ये एक चीज़ ये बताओ कि जैसे अगर हम कुछ बच्चे ऐसे हैं एनसीईआरटी की और बुकें पढ़ते हैं। अच्छा ये एक बात ये बताओ हमको कि अगर मान लेते हैं जिसमें सिलेबस, जैसे मान लो मैथ की कोई टॉपिक है तो उस मैथ की टॉपिक जो रहती है उसमें 10-5 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में, यानी एक चैप्टर में अगर हमको 10 से 5 क्वेश्चन पढ़ने में फ़ायदे हैं कि एक चैप्टर में 20 से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पढ़ने में फ़ायदे हैं? नहीं, आप मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ्स उतनी बेटर होगी। और साइंस? साइंस भी वही है अच्छा, साइंस में न्यूमेरिकल क्या, लड़कों को सबको बड़ी परेशानी होती है कि न्यूमेरिकल के लिए क्या किया जाए। न्यूमेरिकल लगभग लड़के छोड़ देते हैं। क्या अपने इस कोचिंग सेंटर पे न्यूमेरिकल और मैथ की, न्यूमेरिकल की बात करें या फिर उसके डेरिवेशन की बात करें, क्या आपको ये लगता है कि यहीं से बेहतर हुई है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन? यस सर, डेरिवेशन मतलब मुझे सारे पता था सारी डेरिवेशन। हाँ। जिसकी वजह से मतलब फिजिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल हो तो उसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात है कि इनको मतलब अगर कोई भी फिजिक्स की न्यूमेरिकल हो तो वो बहुत ही बेहतर होगा। और इनका मतलब सॉल्व करने का तरीका भी मैंने देखा भी था, जब मैंने बताया तो बच्चे वीक रहते हैं। 9th में इन्होंने आया जब हमारे पास, तो ये पास आउट इंग्लिश मीडियम से थे, एक प्रकार से बात अगर हम कहें तो शायद CBSE से थे, मीडियम इनकी इंग्लिश थी। तो ये हमारे पास जब आए तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हिंदी की लैंग्वेज लेकर ना, हिंदी की लैंग्वेज लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मैंने कोशिश ये कहा कि भाई धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। और जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो ये थोड़ी सी इंग्लिश भी लैंग्वेज लेने की कोशिश करता हूँ। आज की जनरेशन में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक चीज़ डेवलप हो रहा है धीरे धीरे कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में लोग जाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड जो हो रहा है ना, 2 मीडियम लेकर चला है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र भी हमारा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और खासकर मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे जानते होंगे, मेरे आसपास हैं। मैं आपको ये प्रूफ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप गलत जगहों पर जाके भटके ना। मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत बेहतरीन परसेंटेज देने की। और मेरे अंदर, मैं बच्चों के प्रति बड़ी मेहनत करता हूँ, ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। बच्चों के मुंह से भी सुन सकते हैं कि मैं इनके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। एक्स्ट्रा क्लास इनको डांटता रहता हूँ, परेशान करता रहता हूँ, और इनको एक प्रकार से देखा जाए तो ट्रीटमेंट भी करता हूँ कि अगर ये अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं तो इनको थोड़ा सा छोड़ता हूँ कि अब ये थोड़ा सा अपनी मर्जी से करने की कोशिश करें। फिर ये लड़खड़ाते हैं, फिर वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। क्या ऐसा मैंने किया कभी कि नहीं? यस सर। और ऐसा करना उचित था कि नहीं था? हाँ। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब आगे हम दीपा के पास, दीपा से पूछते हैं कि इनका कितना अच्छा परसेंटेज है, फिर और बातें हम जानेंगे कि कितने घंटे पढ़ रहे थे ये लोग, ये भी बताएंगे। चलो अपना नाम बताओ। मेरा नाम दीपा चौधरी है। हाँ। मैंने 89.166% लाया था यूपी बोर्ड में। अच्छा, यूपी बोर्ड में आपने 89.1 कुछ करके ऐसे आपने, यानी कि 90% के आसपास आपने लाया, टारगेट किया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ दीपा, यहाँ पर जब स्टार्टिंग में आई थी 9th क्लास में मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए, तो क्या तुम्हारा सिस्टम था? मुझे तो बहुत अच्छे से मालूम है कि दीपा रोने लगती थी कि सर मुझसे मैथ नहीं हो पाएगा। बोलो ये बात सत्य है या नहीं? चलो फिर तुम बताओ, क्या 9th में जब तुम आई थी तो क्या तुम्हारा क्या क्या चीज़ें कैसी थी, अच्छी थी, कितनी वीक थी, क्या थी बताओ? मैथ वीक था, साइंस। और इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश तब भी सही था, लेकिन मैथ और साइंस ज़्यादा वीक। अच्छा ये बताओ, तुम मैथ को लेकर रोती थी कि नहीं रोती थी? बात बात पे रो देती थी ना?
कि मैथ मुझसे नहीं हो पाएगा, ये कहती थी मैं होम साइंस ले रही हूँ। तो मैंने कहा मैं जब तक हूँ तुम्हें होम साइंस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी कोशिश करूँगा कि तुम्हें उस काबिल बना दूंगा। और सही बात है कि एक बच्चे को तब टारगेट मतलब एक बच्चे में ट्रस्ट तब आएगा जब एक टीचर इंटरेस्ट बच्चे में रखेगा, तब वो बच्चा पढ़ाई में ट्रस्ट करेगा कि हाँ भैया अब मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा। तो आप जब भी पढ़ाएं किसी टीचर, कोई टीचर हो अगर बच्चे को पढ़ाए तो उसको इस तरह से पढ़ाए कि उसको इंटरेस्ट आने लगे, मतलब वो पढ़ने के लिए खुद उससे उत्सुक हो। किसी को मार के डांट के आप पढ़ा नहीं सकते, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट डालने की जरूरत है, मेरा जहाँ तक मानना है। ठीक है, तो दीपा तुम्हारा मैथ कब तक सही हो गया था? 9th में कब तक सही हुआ? लास्ट में। लास्ट में, 9th में लास्ट तक जाते जाते सही हो गया। अच्छा, हाई स्कूल में जब गई तो कितने क्या नाम है, अच्छा एक बात बताओ, स्कूल जाती थी, अब से तो स्कूल नहीं जाते थे लेकिन तुम स्कूल जाती थी, तो कितना बेनिफिट तुम्हें स्कूल से हुआ या कोचिंग से हुआ? लोगों का मतलब घर में जो घर वाले रहते हैं, मम्मी पापा जो रहते हैं या चाची चाचा जो भी हो, घर में जो गार्जियन रहते हैं, एज ए गार्जियन के रूप में जो बात हुई, तो वो चाहते हैं कि लड़का स्कूल जाए। तो क्या स्कूल से ज़्यादा बेनिफिट पढ़ाई में होता है या फिर सेल्फ स्टडी से? ये बताओ हमको। सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी से, सही बात है। सेल्फ स्टडी से मैं बच्चों को ये बताता रहता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी से सही बात है। जो बच्चा पढ़ रहा है वही जानता होगा कि सेल्फ स्टडी करने से कितना फ़ायदा हो, लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप सेल्फ स्टडी के चक्कर में आप अपना स्कूल ही क्या कर दो, गैप मार दो और फिर दिन भर घूमते रहो, मोबाइल वगैरह यूज करो। तो आज के जनरेशन में लोगों ने मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज किया है, और मैं पूछना चाहूँगा कि ये मोबाइल से पढ़ती थी या नहीं? अभी ये लड़की बताएगी पूरे, क्या मोबाइल का तुम यूज करती थी? नहीं, फिर भी 90% के आसपास पहुंच गई। कैसे? सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी और में आपकी सपोर्ट से। मेरे सपोर्ट से। तो अच्छा, सेल्फ स्टडी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर अब ओवरऑल 6 सब्जेक्ट होते हैं हाई स्कूल में, तो 6 सब्जेक्टों में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो गया? मैथ। ऐसा क्यों मैथ तुम्हारा हो गया? मैथ ही तुम्हारी सबसे वीक पॉइंट थी। लोगों को बताओ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं ये बताना मतलब मैं ज़बरदस्ती तुमसे करवा रहा हूँ कि बताओ, लेकिन ये चीज़ बताओ कि कितने मैथ में कितने नंबर? 93 या कितने हैं? नहीं, 76। 76 है। अच्छा चलो, तो मैथ हम देखते थे भी कि मैथ लेकर तुम हमेशा बैठी रहती थी किसी बेंच पर, कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम में भी आ जाती है, अदर क्लास को मैं पढ़ाता था तो उसमें भी बैठ कर पढ़ती थी, पूछती रहती थी। चलो, और अब से तुम्हारा कितना मैथ में आया? 97। और बच्चियां हैं और लड़के हैं, उनका भी 97 आया है, उनको भी बुलाएंगे इंटरव्यू में, लेकिन अभी तो है नहीं। अच्छा, सेल्फ स्टडी के दौरान कितने समय लेती थी, कितना टाइम लेती थी सेल्फ स्टडी के लिए? शाम के टाइम 2-3 घंटे। 2-3 घंटे। अगर मान लिया जाए सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे अपनी पढ़ाई पर लगाती थी? 4 घंटे। 4 घंटे, 6 घंटे? नहीं, 4 घंटे। अच्छा, एक बात बताओ, जितना मैंने इंपॉर्टेंट करवाया था, जैसे मैंने मेरा एक तरीका है पढ़ाने का कि मैंने जो चैप्टर, जैसे मान लो मैंने ट्राइग्नोमेट्री स्टार्ट किया, तो ट्राइग्नोमेट्री में जितने एग्जाम्पल्स और क्या नाम है एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं सभी तो इंपॉर्टेंट मैं नहीं करवाता, लेकिन मैं जितनी इंपॉर्टेंट करवाता हूँ उसका एक प्रूफ और भी है कि मैं वीडियो पेपर से पहले 2 दिन 1 दिन पहले वीडियो बना देता था, और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जैसे का खा गा कर है, तो 15 से 20 क्वेश्चन अब वो फंसे हुए हैं, जो साइंस के भी हैं मैथ के भी हैं, वो फंसे हैं पूरे के पूरे। तो यानी 4 घंटे रेगुलर तुम पढ़ती थी, ये बात सही है ना? हाँ। 4 घंटे पढ़ती थी। अच्छा, एक बात बताओ, पढ़ाई तो मान लो किया जाता है, क्या पढ़ाई जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 4 घंटे आज पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिए, या किसी का सुने तो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लिए, क्या इसका भी कोई फायदा होता है? ये नुकसान के कगार पे जाने की कोशिश हमको जहाँ तक लगता है। हाँ। तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है? हाँ, नुकसान ही होगा, दूसरों का देख के थोड़ी ना किया जा सकता। दूसरे का देख के कोई मतलब नहीं होता। वो सही बात है, दूसरे का देख के क्या फ़ायदा होने वाला? दूसरे का देख कर आज हमने पढ़ लिया, मान लो 1 बजे 2 बजे तक पढ़ लिया भाई, और उसके बाद नेक्स्ट दिन पता चला सुबह ही खाना खाया, हमारा डे से सो गया भाई तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसा करना फ़ायदे नहीं है, सही बात है। और सेल्फ स्टडी के रूप में अब से तुम कितना सेल्फ स्टडी करते थे? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे, यानी हाई स्कूल के लिए बेनिफिट है कि 5 से 6 घंटे अगर बंदा पढ़ रहा है तो 90+ जा सकता है, स्वाभाविक है। बस थोड़ी सी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ना। हाँ, राइटिंग का रोल बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि इधर अभिषेक का भी राइटिंग बहुत बेहतर है, और मैं 60 स्क्रीन लगा के आपको दिखा भी दूंगा, राइटिंग बहुत बेहतर है। दीपा की भी राइटिंग बहुत बेहतर है। अब अंकित से हम मिलते हैं कि अंकित का क्या रोल है अपनी पढ़ाई में, इन्होंने कितना। अंकित काफ़ी पुराना स्टूडेंट मेरा है, करीबी लगभग हमको मालूम है, बहुत छोटे बचपन से ही हमको हमारे यहाँ ज्वाइन किया, बसरते हमने 9 से इनको पढ़ाया। बाकी और क्लासेज जो थी और हमारी जो फैकल्टियाँ थी, जैसे छोटे बच्चों की, CBSE के बच्चों की, इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके द्वारा इनको मतलब मैथ हुई, इंग्लिश हुई, तो ये पढ़ते थे रेगुलर। और रही बात और उनसे चीज़ें जानेंगे, तो
तो अब हम अंकित से पूछेंगे कि अंकित का क्या मतलब डिसीजन था। इनका 80% 80 पॉइंट कुछ आया, लगभग 81 पॉइंट आप कह सकते हैं। अभी हमारे पास 89 के बच्चे भी हैं, 87 के भी हैं, 85 हैं, 85.1 है, 82 भी है, और बाकी बच्चे चले गए भैया अपने कहाँ, मौसी के घर कोई गया है, कोई मामा के घर गया है, तो घूम रहे हैं बच्चे। वो सही बात है, घूमे ना, रिजल्ट के चक्कर में ये लोग घूमते रहे। चलो फिलहाल देखते हैं, जितने बच्चे मिलते रहेंगे आते रहेंगे उनसे मुलाकात भी हो रहेगी और आपको वीडियो भी मिलेगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए इन बच्चों का, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं इनका उत्साह बढ़े, और उत्साह जब बढ़ेगा तो ये अच्छे टारगेट पर जाएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अब डेवलप कर रहे हैं, और डेवलप करने के बाद जहाँ बाहर जा रहे हैं वहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति ही ऐसी रहती है कि ये बहुत बेहतर पढ़ाई करते हैं। अंकित अपना पूरा इंट्रोडक्शन दो भाई। तो सबसे पहले मेरा नाम अंकित है, और फिर मैंने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा में मैंने 18+ मार्क्स सर जी की मदद से कंप्लीट किया। और फिर सर जी का मेरा बहुत योगदान था, जो कि मेरे पढ़ाई के थ्रू, और दिन रात सर जी जिस टाइम में मिलता था हमेशा सही सलाह की वजह से, मतलब सही सलाह देते थे, कभी गलत नहीं दिए। इसी बात पे मैं आज इतना परसेंट ला पाया हाई स्कूल में। तो सबसे बड़ा योगदान तो सर का था, जिन्होंने आज मुझे इस टाइम पर मतलब पहुंचाया है 18+ मार्क्स लाकर। और फिर सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत, जब मैं यहाँ इनके यहाँ आया था तो लगभग मैं 5th में था, और फिर सर ने मुझे बताया कि 9th में आके एडमिशन करा लो, मतलब कि यहाँ से एडमिशन होता है। और फिर सर के पास मैंने एडमिशन करवाया। लगभग आप लोग सोच ही सकते हैं कि 5th से डायरेक्ट 9th में जाना कितना बड़ा रिक्स हो सकता है। और फिर सर ने तब फिर मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया कि 5th से 9th तक की जो सफ़र थी, मतलब बीच में गैपिंग थी, सब कुछ मुझे समझ में आ गया, और फिर इतना मैं परसेंटेज हाई स्कूल में प्राप्त किया। अब बताइए, अंकित का एक वीडियो भी होगा मेरे साथ का, जब हमने टूर 2018 में लेकर गया था पाटन देवी के लिए, वहाँ का टूर का होगा, हो सकता नहीं टूर का उससे पहले एक बार हम लोग गए थे 2018 में, सही बात है। तो मैं अगर आपको बता दूं तो पहले अंकित 5वीं तक का छोटे स्कूलों में ऐसे पढ़ते थे, जो हमारे आसपास इंग्लिश मीडियम के नाम से जाना जाता था स्कूल, तो वहाँ अंकित पढ़ते थे। और फिर वहाँ पढ़ने के बाद फिर अंकित हमारे यहाँ कोचिंग भी किए। तो इनको मैंने डायरेक्ट कहा, क्योंकि इनकी हाइट वगैरह भी हो गई थी, तो मैंने कहा अंकित तुम ऐसे पढ़ते रहोगे तो इसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। चलो ऐसा करते हैं कि हम, इनके मम्मी और पापा से हमारी बात हुई, हमने कहा कि क्योंकि भाई वो भी ज़्यादा शिक्षित नहीं है, 10 भी नहीं उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक चांस दो, और मैं खुद अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि डायरेक्ट 5वीं के बाद मैं 9वीं में लेकर जाऊंगा। बीच का जो भी सिस्टम है, जो भी पढ़ाने का, वो मैं अलग अलग क्लासों में उनको रेगुलर बैठाता रहूँगा। और उसी तरह से मैंने इनको बैठाया। जैसे 6वीं में अगर लड़का गया तो मैथ उसका नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में होगा कि 5 से 9वीं क्लास में जाना कितना बड़ा काम हो गया, या फिर ऐसा करना सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब लड़के की एज या उसकी हाइट बढ़ जाती है तो उसको अलग क्लासों में, जैसे 6 में वो गया पढ़ने, तो हाइट लंबी और छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठना थोड़ा सा शर्म सा लगता है। तो मैंने ये कहा कि चलो एक काम करते हैं कि 5वीं से डायरेक्ट 9वीं में मैं लिखवाता हूँ, गारंटी मेरी है जो बीच का सफ़र रहेगा वो मैं कंप्लीट करूँगा। यानी बीच का जो भी सिलेबस रहेगा 6, 7, 8 का मैंने पढ़ाया। और फिर इंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक की भी मैंने तैयारी इनकी 1 साल पहले, यानी 9वीं में ये जब थे तभी मैंने इनको पढ़ाने लगा। और उसी 9वीं में जब मैंने इनको इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाया पॉलिटेक्निक की, तो उसी में 6वीं, 7वीं, 8वीं की मैथ भी कवर हो गई। ये सबसे बड़ा तरीका मैंने अपना लगाया कि इस तरीके से मैं जब इनको बढ़ा दूंगा तो फायदा हो जाएगा। और लॉकडाउन में हम लोग थोड़ा घर पढ़ते थे ना, बताओ। लॉकडाउन में सर के द्वारा हम लोग लगभग इनके घर जाके पढ़ते थे 2-3 घंटे, और फिर सर ने तो बहुत बड़ा योगदान दे दिया हमारे बीच। अब ये हम लोग क्या करते थे कि जब हमारा घर और इनका घर लगभग थोड़ा सा गांव सटा हुआ है, एक बात पास भी है पास में, तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो अंकित को बुलाते हैं। और मुझे भी बड़ा इरिटेशन होता था कि मतलब मैं खाली बैठ नहीं सकता, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, चाहे जैसे पढ़ाना पड़ेगा, चाहे खुद को पढ़ाएं या किसी और को पढ़ाएं, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसे लॉकडाउन लग जाए ना तो पागल सी हालत हो जाती है। और खासकर जब एक टीचर सुबह 5:30 बजे से लेकर और 8 बजे तक रात तक पढ़ाता रहे, मेरे यही रूटीन चलता। मैं किसी दिन आपको वीडियो बना के दिखा भी दूंगा कि मेरा क्या क्या क्लास है, कैसे कैसे मैं पढ़ाता हूँ, कितने टाइम तक। तो जब मैं पढ़ाता था तो मुझे जब गैप मिल गया लॉकडाउन की वजह से, तो बहुत परेशानी होने लगी।
मतलब दिमाग कब सेट होने लगा, तो मेरे गांव के जो बच्चे थे उनको मैं फ्री में बुलाता था कि आओ तुम लोग पढ़ो, तो उनको मैं फ्री में बेंच वगैरह यहाँ से कोचिंग से ले जाके वहाँ पर रखा और पढ़ाया वहाँ पर, और इनको भी बुलाया कि ऐसा कि तुम आ जाओ और पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है उस फॉर्म के जरिए उस बुक को ले लो, पढ़ाऊँगा। तो ऑनलाइन बुक भी परचेज़ किया गया और उसके बाद पढ़ाया भी गया, तो बेहतर से पढ़ाने की कोशिश की और उसी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जिन्होंने भी लॉकडाउन में बेहतर पढ़ाई की थी ना, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। बीच में थोड़ा सा अंकित की तबीयत वगैरह थोड़ा सा ख़राब हो गया था और फिर इनके पिताजी का थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो इस वजह से थोड़ी क्लास से 2-3 या 4 महीने की गैप हो गई थी। 9th में करीब, अगर हम कहें 9th में कब गैप हुआ था, तो करीब वही जून में ना, हाँ मई जून के आसपास में इनके पिताजी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। इसी वजह से इनकी पढ़ाई वीक हो गई थी, क्योंकि घर का बड़ा लड़का यही है और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है कि मतलब, फिर भी मैं कॉल करता रहता था तो ये कहते थे सर आ जाएंगे थोड़ा पिताजी के, तो मैं भी देखा तो भाई ज़्यादा प्रेशर, काम का प्रेशर ज़्यादा था। तो काम का प्रेशर जब एक फैमिली की प्रेशर हो जाती है और इतना बड़ा लड़का अभी क्या जिम्मेदारियाँ ले सकता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने क्या डिसीजन लिया कि चलो कुछ सेल्फ स्टडी भी बताते रहे कि भाई कुछ पढ़ लो, और यूट्यूब के जरिए भी, हमारे यूट्यूब के जरिए भी इनको हेल्प मिला। और एक चीज़ भी इनको मैंने मोटिवेट किया कि एक ये अंकित टेक करके एक चैनल भी इन्होंने डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, आप लोग उसको भी जाके सपोर्ट कीजिए, ताकि लड़का बताता रहता है कि मान लो अगर YouTube पे कोई वीडियो कैसे डालनी है, बैनर कैसे बनानी है, पोस्टर कैसे बनानी है, लड़का उस पर काम करने लगा। ऐसे हमारे कई स्टूडेंट हैं जो उनको मैं बताता हूँ कि YouTube पे कुछ लोग ब्लॉगिंग बनाओ, कुछ लोग ब्लॉगिंग भी करने लगे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आज की जनरेशन में सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाया जा सकता है एज ये मतलब मनी के रूप में। अगर आप एक कमाई करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का खर्चा निकालना चाहते हैं, तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा बेटर देना है, मैं अगर मानूँ तो। और मेरा भी एक चैनल ये भी है, और एक यूपी की पाठशाला, एक मैं खुद ब्लॉगिंग चैनल चलाता हूँ, उस पर क्या नाम है विलेज ब्लॉगिंग करके है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो लड़के को मैंने बताया तो इसने भी अपना चैनल चालू किया। भाई आप लोग भी जाके उसको क्या नाम है सपोर्ट कीजिए, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक भी चैनल का, कि अंकित टेक करके है, तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लड़का अब आगे की पढ़ाई भी करेगा और चैनल भी देखेगा और आप सबका प्यार भी मिलेगा उसको, तो अच्छी बात रहेगी। तो अंकित कितने घंटे तक सेल्फ स्टडी करते थे? वही लगभग 3.5-4 घंटा। 3.5-4 घंटे औसतन अगर देखा जाए तो तीनों बच्चों से यही पता चल रहा है कि 3.5 से 4 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे या 3.5-4 तक ही बच्चा कोई टिक पाता है, अगर सेल्फ स्टडी की बात करें। अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर मान लो 6-6, 8-8 घंटे पढ़े जाएँ तो उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है क्या? 6-7 घंटा मतलब आप जितना पढ़ो, जितना आपको समझ में आ जाए, उससे ज़्यादा मतलब मत पढ़ो, जिससे समय बर्बाद करने की क्या फ़ायदा है। जब तक आप पढ़ो तब तक आपको पूरा समझ में आ जाए। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि सही बात है, जब तक आप पढ़ो तब तक, उतने तक पढ़ो आप जितने तक आपके दिमाग में प्रेशर हो जाए। अब वो प्रेशर ना बन जाए कि हाँ भैया अब हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो वहाँ टाइम वेस्ट करने का मतलब होता है। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जहाँ तक मानना है, मैं 14 साल से मैं पढ़ाना शुरू किया था, 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2009 से मैं रेगुलर पढ़ाना शुरू किया हूँ और 2009 के बाद से लेकर आज 2023 भी आपका हो गया, लगभग 12-13 साल तो मैं कंटिन्यू हूँ। 2008 में भी मैंने पढ़ाना शुरू, रियलिटी बता रहा हूँ, 2008 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी हेल्थ को लेकर, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था पढ़ाना। फिर 2009 से मैं कंटिन्यू किया हूँ, आज तक कंटिन्यू चली रहा हूँ और शायद हो सकता है कंटिन्यू रहूं भी। तो मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगा कि इतने बच्चे मेरे यहाँ से पास हुए हैं, हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट की भी अच्छी अच्छी परसेंटेज गई हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि पढ़ने का जो तरीका होता है, आप उतना ही पढ़ें, उतना ही टाइम स्पेंड करें जितना आपको समझ आने लगे कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है, इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं। 4 हेडिंग 5 हेडिंग मैंने पढ़ना शुरू किया और याद किया, लेकिन पढ़ाई में रेगुलरिटी होनी चाहिए। आज अगर मान लो आप पढ़ रहे हो तो 4 घंटे आपने पढ़ लिया, अगले दिन 2 दिन 3 दिन तक आपने आराम से सोया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 10 हेडिंग याद हो गई, 10 हेडिंग याद करने के बाद वो क्या सोचते हैं कि चलो अब 10 हेडिंग याद हो गया, 2-3 दिन सो लेते हैं फिर पढ़ेंगे। तो ये क्या ऐसा काम करना सही है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। आपकी आदत जो है, आपकी हैबिट जो बनी हुई है, वो बेकार हो जाएगी। यानी एक प्रकार से आपकी एक ले होनी चाहिए। जिस तरह से एक धागा होता है, धागे को तोड़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने तोड़ दिया फिर से उसको बांध दिया तो वहाँ पर एक पॉइंट बन जाती है, एक पॉइंट बन जाती है। तो इस तरह से आप पॉइंट मत बनाएं, आपको एक ले में चलनी चाहिए, एक तरीके होनी चाहिए कि अगर मान लो आपकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब है तो उस दिन भी आपको 4 घंटे का टाइम ही देना है। अगर मान लें बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो आप ब्रेक वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा सिर दर्द, कुछ लड़के क्या कहते हैं आज सिर दर्द कर रहा है नहीं पढ़ना है, ऐसी कोई बात नहीं होती, ये तो एक बहाना हो जाता है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर इंसान अगर पढ़ाई
पढ़ाई कर रहा है और एक सक्सेस व्यक्ति बनना चाहता है, कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहता है कि मेरा भी अच्छे मार्क्स आए, अच्छे परसेंटेज आए, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, अदरवाइज कोई क्या नाम है तैयारी की हो, कोई तैयारी की फील्ड में हो, चाहे आईआईटी हो, नीट हो, तो अगर मैं आपको बता दूं तो तैयारी करने का यही एक तरीका होता है कि एक फ्लो होना चाहिए आपके अंदर, एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज 2 घंटे पढ़ा, फिर 3 घंटे पढ़ा, फिर 4 घंटे पढ़ा, और 10-10 घंटे 20-20 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी फिट रहना, फिट रहोगे तभी अगला क्लास ले पाओगे मेरे दोस्तों। खासकर ये बातें होनी चाहिए। तो इस तरह से हम बच्चों को इसीलिए बुलाए थे कि ये इनके जरिए पता चल जाए कि इसका क्या 93.5% इनका अभिषेक का है, और दीपा का भी 90% है, इनका 81% के आसपास में है, और अभी 85 के बच्चे बचे हैं, और फिर इंटर के बच्चों को भी मैं लाऊंगा आपके सामने। और बहुत सी बातें हैं, ज़्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं है, इतना तो आप लोग जान चुके हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेरे आसपास जितने भी गार्जियन होंगे जो हमको जानते होंगे, हमारी कोचिंग सेंटर आर.के. वर्मा कोचिंग सेंटर को जानते होंगे, तो मैं उनसे ये एक उनके सामने एक प्रूफ देना चाह रहा हूँ कि देखिए मेरे यहाँ इतने बच्चे काबिल बन रहे हैं, और 1-2 बच्चे मेरे यहाँ काबिल बनने की कगार पे नहीं है। लगभग जितने लोगों ने मुझसे 9th और 10th की क्लासें ली है कंटिन्यू, उनको बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट हुआ है। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो इनका हर तरह से मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो अगर देखा जाए तो मनी से प्रॉब्लम हो वो भी, और मान लेते हैं फैमिली प्रॉब्लम कोई हो वो भी, और यहाँ भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो कि सर आज मुझे मेरी तबीयत खराब है, तो कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लमों को मैं ज़रूर सॉल्व करता हूँ मेरे दोस्तों। और जो मेरे आसपास के गार्जियन वगैरह हैं तो वो भी इस बात पे ट्रस्ट करें कि मेरे यहाँ भेजें, कम से कम फीस में मैं पढ़ाता भी हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी फ़ीस जमा भी नहीं हुई है और चले भी गए हैं, 1-2 बार फ़ोन भी किया गया, उनकी इच्छा हुई तो लाके जमा किए, नहीं जमा किए तो भी कोई बात नहीं है। तो कम से कम इन सब चीज़ों का आप लोग अपने दिमाग में रखें और सही चुनाव करें कि सही चीज़ें चुनें कि हमें अपने बच्चे को कहाँ भेजना है, किस तरह से भेजना है। देखिए कहने और करने में अंतर होता है, मैंने कहा भी और मैंने करके दिखाया भी आपके सामने। इससे पहले 90% का टारगेट था, तो 90% मैंने पहले इससे पहले 2022 में जो रिजल्ट यानी 2021 की रिजल्ट जो 2022 में आई थी उसमें मैंने 91 तक मैं गया हूँ। अब की बार 93, और बहुत बड़ी पॉइंट होगी कि यूपी बोर्ड में 95-96 जाना कितनी बड़ी बात है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मेहनत मैं इतना ही करूंगा, जो मेरे नए बच्चे आए हैं उनके लिए इतनी ही मेहनत करूंगा, और जुनून भी है मेरा, क्योंकि मेरा एक प्रकार से ये ड्रीम बन गया है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनका एक नाम भी होना चाहिए। एक दिन आज तो मैं इस मीडिया के यानी अपना खुद का एक मीडिया बना दिया हूँ कि आपसे के सामने फेस कर रहा हूँ इस चीज़ों को, लेकिन मेरा टारगेट है कि किसी दिन एक न्यूज़ के जरिए बच्चे आए, न्यूज़ के जरिए बच्चों का इंटरव्यू हो, कि कोई न्यूज़ वाले यहाँ तक आवे ग्रामीण क्षेत्र में और मेरा भी इंटरव्यू हो, मेरे बच्चों का भी इंटरव्यू, ऐसा कुछ मेरा इच्छा है। और मैं आपको और बता दूं कि मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी मैंने आपके लिए डाल दिया है कि जो भी हमारे बच्चे हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की भी शिक्षा लेना चाहते हैं यानी कंप्यूटर से रिलेटिव, तो वो भी ले सकते हैं, जो कि अपने ही मार्केट में है, जो बगल में अपना सुनहा मार्केट है वहीं पर है। तो जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मेरा जो तरीका है बच्चों को शिक्षा देने का, मैं बच्चों को डेवलप करता हूं। डेवलप करने के बाद मेरा एक प्रूफ और मेरे पास है कि मैं कई बच्चों को ऐसे 8 से 9 बच्चे मेरे पास हैं कि जो अभी 10वीं पास करने के बाद 11th 12th की पास करने के बाद यानी उनकी ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर रही है, तो भी वो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और वो भी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर एक टीचर एज ए टीचर के रूप में अगर किसी स्कूल वाले ने हायर किया है मतलब किसी स्टूडेंट को, मेरे तरफ से स्टूडेंट और उनके तरफ से एक टीचर के रूप में, तो कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो जब तक उस बच्चे में या स्टूडेंट में वैल्यू नहीं होगा, उसका एक देखा जाए तो उसके अंदर एक क्वालिटी नहीं होगी ना, तो तब तक कोई भी स्कूल वाला उसको रखेगा नहीं। तो मेरे बच्चे करीब 1-1.5 साल 2-2 सालों से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि मेरे यहाँ की जो क्वालिटी है शिक्षा की उनको मिल रही है। तो मैं एक प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी उनको निकालता हूँ और उनको सेल्फ डिपेंडेंट भी करता हूँ कि भाई तुम खुद पर आधारित हो जाओ, माँ बाप से थोड़ा पैसा कम लेना, माँ बाप से पैसा लेना वगैरह छोड़ो, आप खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ, ताकि वो अपना खर्चा तुम देखोगे तो वो अब तुमसे फ्री हो जाएंगे। और सही बात है, अगर आप मान लें 15-16 साल 17 साल के एज में ही अगर आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जा रहे हैं तो कितनी अच्छी बातें हैं। तो मेरे दोस्तों इन सब बातों को सिर्फ आपके सामने यही लाने का पर्पज था कि आप उनको बेहतर से जान सकें, क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं बहुत दिमागों में ये बातें रहती है कि भेजें कि ना भेजें। तो
प्रूफ चाहते हैं वो लोग कि क्या प्रूफ है, तो मैं आपके सामने ये प्रूफ रख दिया मेरे दोस्तों कि ताकि आपके लिए ये बेहतर है कि नहीं बेहतर है, आप चुनने की कोशिश करें। और उन कोचिंगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप भी ऐसे प्रूफ दीजिए ताकि उनको, उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को इस बात का आभास हो जाए कि हमारा बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है तो बेहतर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, इन्हीं सब बातों के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों। और वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। और लोगों तक शेयर तो करने के साथ साथ अगर आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें मेरे दोस्तों। एक मेरा यूपी की पाठशाला है मेरे दोस्तों, उस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी की चीज़ें मिलेंगी। जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं। देखो मेरे दोस्तों, ये अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये आप हॉल देख सकते हो जहां पर ये मैं रेंट पे रहता हूं, और ये मेरा वाइट बोर्ड भी सामने है, और समझ रहे हैं कि फैन भी चल रहा है, दो फैन हैं चल रहे हैं। तो यहाँ प्रेजेंट टाइम में मक्खी वगैरह सब परेशान करते रहते हैं। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मक्खी वगैरह परेशान, आप लोग डिजिटल बोर्ड का सहारा लेते हैं, मैं तो अभी वाइट बोर्ड का सहारा ले रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें, बहुत सी प्रॉब्लम है जीवन में, बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं मानता नहीं उनको प्रॉब्लम, फिर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और बना के आपके सामने लाता भी हूं। देखिए मेरा इस भी चैनल पर अगर आप देखेंगे आर के वर्मा मैथ स्पेशल पे, तो मैं आपको ट्राइग्नोमेट्री की वीडियो डाला हूं, तमाम वीडियो डाले हैं मेरे दोस्तों। और यूपी बोर्ड की जितने भी पेपर हुए, उस पेपर से पहले मैंने जितने भी क्या नाम है वीडियो बनाए, सब बेनिफिट निकले। अगर आपको बिलीव नहीं है मेरे दोस्तों तो आप वीडियो को और पेपर को जरूर मिला लें। एक क्वेश्चन अगर किसी ने मिला दिया तो वो अजीब बात हो जाती है कि हो सकता है तुक्का मार दिया किसी ने तो हो सकता है मिल गया। लेकिन मेरे दोस्तों 10-10, 15-15 क्वेश्चन सेम टू सेम डिजिट, हाई स्कूल की मैथ में देख लीजिए सेम टू सेम डिजिट, इंटर की फिजिक्स में देख लीजिए सेम टू सेम डिजिट, और उसके बाद आप इंटर की केमिस्ट्री देख लीजिए सेम टू सेम डिजिट के साथ सेम क्वेश्चन ही फंसाए हूँ मेरे दोस्तों। अब इसके अलावा मैं क्या आपको दे सकता हूँ, वो भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की बात मैं नहीं करता, एक दो क्वेश्चन मैं खुद नहीं मानूंगा मेरे दोस्तों। मैं 15-15 क्वेश्चन, यानी का खा गा घा करके जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप मिलाओगे तो 15 से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक मैं मिलाया हूँ। तो ये एक बड़ी बात होती है। अगर आपको समझ में आई ये चीज़ें तो आप जरूर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात में ऑनलाइन की, कुछ बच्चे पूछते रहते हैं सर मुझे ऑनलाइन करना। अभी देखिए एक व्यक्ति गुजरात से फ़ोन लगाए थे, उन्होंने मेरे फेसबुक पेज पर गया, आर के वर्मा इंस्टीट्यूट करके है, तो राकेश कुमार वर्मा इंस्टीट्यूट करके है, तो वहाँ उन्होंने गुजरात से फ़ोन लगाया, कहा कि सर ऐसा है कि आप ट्यूशन देते हैं या उससे व्हाट्सअप से, हाँ व्हाट्सअप से उन्होंने कहा कि ट्यूशन देते हैं। हमने कहा हाँ सर मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ LKG UKG से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए ही ये व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा नहीं सर मुझे 12 के बच्चों की ज़रूरत है। तो हमने कहा सर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे चैनल पर आप रहिए, जितनी चीज़ें हो पाएंगी वो उतना मैं दूंगा। लेकिन मेरे यहाँ आपको, जैसे गुजरात में मराठी वगैरह भी पढ़ाया जाता है, गुजराती पढ़ाया जाता है, तमाम सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि सर मेरे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही आपको मिल पाएगा, इसके अलावा मेरे पास अभी फैकल्टी है नहीं कि मैं आपको दे सकूँ। और मेरे दोस्तों मैं अब इधर कंटिन्यू होना चाहूँगा, चाहे कोई गर्मी हो, चाहे मक्खी लगे या कुछ लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मेरे अंदर भी मेरा खून भी उबाल ले रहा कि भाई अब यूट्यूब पर पूरी तरह से यूपी की पाठशाला पर पूरा का पूरा डट जाना है। और उसको हर हालत में यूपी की जितनी भी सिलेबस है, वो चाहे 10th, पहले मैं करूंगा क्या, जिनको बोर्ड एग्जाम देना पहले उनके लिए मैं टारगेट करूंगा कि जो क्लास 10th में और क्लास 12 में बच्चे हैं उनके लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। 9th को और 11th को थोड़ा सा मैं साइड में रखना चाहूँगा मेरे दोस्तों। और मेरे यहाँ 11th की क्लासेज, नई न्यू क्लासेज जो वो भी स्टार्ट है, और 12 की क्लासों में मैं बता दूं करीब हम 5 लेसन फिजिक्स के आसपास पहुंच रहे हैं, और केमिस्ट्री भी ऐसे लगभग हम पहुंच रहे हैं। और न्यूमेरिकल वगैरह तो हमारे यहाँ बहुत ही आपको ईजी लगेगा मेरे दोस्तों, जुड़ने की कोशिश करें। एक चीज़ और मैं बता दूं, सबसे बड़ी परेशानी हमारे यहाँ की हो गई कि कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि बच्चा आपके स्कूल में पढ़ भी रहा है और आप उनसे कहते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ कोचिंग नहीं करेंगे तो आपको मैं प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दूंगा। ये सबसे बड़ी बात, ये चुनौती है दोस्तों। एक दिन ये बात समझ लो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा। एक बात समझ लीजिए, जिस दिन मेरे जैसे कोई टीचर या मेरे जैसा कोई स्टूडेंट इस बात को लीक करने की कोशिश करेगा तो जान लो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कम से कम इस बात को आप बच्चे को फ्री करें, किसी को पकड़ के नहीं पढ़ा सकते। आपके अंदर क्वालिटी रहेगा तो बच्चा आपके पास झग मार के जाएगा, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी नहीं रहेगा तो फिर बच्चा आपके पास क्यों जाएगा। आप जबरदस्ती क्यों करते हैं कि मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ाने तो आपका प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे, ये कौन सी बात होती है भाई। अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो ना, क्या फायदा ये सब कहने का। तो थोड़ा ये ध्यान दो भाई, ये चीज़ें अगर आप करते हो तो इसका मतलब आपको अपनी काबिलियत पे शक है, आप उस काबिल नहीं हो कि बच्चे को रोक सको। ये सबसे बड़ी पॉइंट होती है। अगर आप बच्चे को रोक पा रहे हो, आपके अंदर अपनी क्वालिटी के जरिए रोको। आप बच्चे को ये इस तरह से ब्लैकमेल मत कीजिए कि मैं आपका प्रैक्टिकल में नंबर काट लूँगा और इसी वजह से मैं आप मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ाओ। ये आप अपने काबिलियत पर
आपको शक है। तो ये सब चीज़ें आप छोड़ने की कोशिश करें। जो भी गुरु हों, जो भी सर हों, उनको मैं ये बात कहना चाहूँगा, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने जो भी कहा वो हकीकत का मेरे बच्चों का कंप्लेंट है। जो बच्चे इधर उधर से छिप छिप के आते हैं पढ़ने कि सर हमको देख ना पाए, ये सब चीज़ें अच्छी बातें नहीं है। स्वतंत्र जीवन है और भारत भी स्वतंत्र है, और आप भी पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। संविधान में ये चीज़ें लिखी हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए, हर एक व्यक्ति अपने लिए स्वतंत्र है, जो इसकी इच्छा है जहाँ पर वो जानना चाहता है वहाँ से शिक्षा ले सकता है। तो रही बात ये चीज़ें यहीं पर अब ख़त्म करना चाहेंगे दोस्तों, और बच्चों का इंटरव्यू होगा, धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वक्त नहीं है सभी के पास, और बच्चे भी इधर उधर थोड़ा परेशान है कि कहाँ से ज्वाइन करें। और ये बच्चे तो मान लो कहीं से अभी रिश्तेदारों में से लौटे हैं, तो फिर इस वजह से और बच्चे जब रिश्तेदारों से लौटेंगे, अपने मौसी के यहाँ से, अपने कहीं से मामा के यहाँ से, कहीं से आएंगे, तो उनसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों, वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं।